हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में सिर्फ अल को दिखाया गया है। अल पीटर नाम के बंदे की ग्रोसरी शॉप में आए थे। वो थोड़े वरीड दिखाई दे रहे थे, तो पीटर अल से पूछता है कि आप वरीड क्यों लग रहे हो। यहाँ अल पीटर से कहता है कि आज का दिन बहुत खराब था। आज एक बैंक रॉबरी हुई है जिसमें हमारे 2 ऑफिसर मारे गए। इस हादसे में एक इनोसेंट सिविलियन भी मारा गया। वही एक मार्था नाम की बैंक की कर्मचारी को भी हॉस्टेज बना लिया गया है। यह बैंक रॉबरी सैम और रिकी नाम के 2 भाइयों ने की है। वो दोनों बहुत ही खतरनाक और सरफिरे अपराधी है और वो दोनों मार्था को हॉस्टेज बनाकर अपनी सेफ्टी के लिए ले गए हैं और शायद आज वो बॉर्डर भी क्रॉस कर लेंगे। फिर उन दोनों भाइयों को पकड़ पाना नामुमकिन हो जाएगा। यह सुनकर पीटर अल से कहता है कि डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है कि आप और आपकी टीम उन दोनों मुजरिमों को पकड़ लेगी और वो दोनों इतनी आसानी से बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएंगे। अब अल थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाता है। अब वहाँ पीटर के पास वो दोनों सरफिरे भाई सैम और रिकी आते हैं। उनके पास गन थी और उन्होंने पीटर की शॉप में काम कर रही 2 लड़कियों को गन पॉइंट पर रखा था। दोनों अभी पीटर की शॉप में ही छिपे हुए थे। सैम और रिकी के बारे में पीटर अल को कुछ नहीं कह सका क्योंकि अभी वो भी मजबूर था। सैम पीटर से कहता है कि उस पुलिस वाली को जल्द ही यहाँ से निकालो, ज्यादा होशियारी दिखाई तो हम दोनों सबको मार देंगे। सैम का भाई रिकी एक सनकी था। वो अपने भाई सैम से कहता है कि पीटर ने इशारे से उस पुलिस वाली को वार्न कर दिया है, जिससे वो वॉशरूम जाकर अपनी पूरी टीम यहाँ पर बुलाएगा। पर पीटर उन्हें कहता है कि मैंने अर्ल को कोई इशारा नहीं किया, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। मैंने तो अर्ल के सामने नॉर्मल होने का दिखावा किया है। पर रिकी को पीटर पर भरोसा नहीं था। रिकी पीटर से कहता है कि मैं पहले वॉशरूम जाकर उस पुलिस वाले को मार दूंगा और इसके बाद तुम्हें भी मारकर तुम्हारी पूरी शॉप जला दूंगा। यहाँ सैम पीटर से कहता है कि एक आखिरी मौका मैं तुम्हें देता हूँ, उस पुलिस वाले को जल्दी यहाँ से दफा करो, फिर हम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और अगर कोई गड़बड़ की तो गोली सीधा तुम्हारे सिर में होगी। अब अल वॉशरूम से बाहर आ गया था और वो पीटर को ड्रिंक के पैसे पे कर रहा था, पर उसी वक्त रिकी अल पर गोली चलाकर उसे मार देता है। सैम भी गुस्से में अपने भाई रिकी से कहता है कि तुमने उस पुलिस वाले को क्यों मारा। तो रिकी कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि पीटर उस पुलिस वाली को फिर से इशारा कर रहा था। यह सुनकर पीटर सैम से कहता है कि तुम्हारा भाई पागल है और वो अल को मारना ही चाहता था, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है क्योंकि मैंने अल को कोई इशारा नहीं किया था। यहाँ रिकी बेचारे पीटर पर भी गोली चलाता है। अब यह सब होने के बाद सैम रिकी से कहता है कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो दोनों बात कर रहे थे। उसी वक्त पीटर को दिखाया गया है जो कि घायल हो चुका था, पर अब भी वो जिंदा था। पीटर भी गुस्से में था। पीटर भी लॉकर में रखी हुई अपनी गन निकालता है और वो भी रिकी पर गोली चलाता है। यह देखकर सैम रिकी के पास आता है। रिकी के हथेली पर गोली लगी थी। पीटर भी काउंटर के पीछे छिपा हुआ था। सैम पीटर की शॉप में काम कर रही उन दोनों लड़कियों को वहां से चले जाने के लिए कहता है और टॉयलेट पेपर पर विस्की डालकर उसे पीटर की ओर फेंकता है। रिकी भी वहां गोली चलाता है, जिससे काउंटर पर आग जलने लगती है और उसी आग में बेचारा पीटर जलकर मारा जाता है। उसकी चीखें वो दोनों सरफिरे भाई शांति से सुन रहे थे। पीटर की शॉप में ढेर सारी विस्की बॉटल्स थी, जिसकी वजह से वह पूरी शॉप जलने लगती है। आखिर फिर से कुछ मासूम लोगों को मारकर दोनों भाई अपनी कार लेकर वहां से चले जाते हैं। यह है फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी का इंट्रो सीन। सैम और रिकी ने हॉस्टेज मार्था को अपनी कार की डिक्की में बंद कर रखा था। वो दोनों मार्था को लेकर एक मोटेल रूम पर आते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान सोचकर वो यहाँ से निकलने वाले थे। सैम रिकी से कहता है कि तुम मार्था पर नजर रखना और मैं हमारे लिए खाना कल थोड़ी देर में वापस आता हूँ। रिकी मेंटल था और वो बिना वजह लोगों को मार देता था। अब नेक्स्ट सीन में जैकब नाम के शख्स को दिखाया गया है। हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ मर चुकी थी। जैकब अपने बेटे स्कॉट और अपनी बेटी कैली को साथ लेकर कुछ वक्त के लिए वैकेशन ट्रिप पर निकला था, जिससे वो सब इस सैड मोमेंट से बाहर आ सके। जैकब के पास एक बड़ी आरवी भी थी।
जैकब अपनी वाइफ जेनी की मौत के बाद काफी बदल चुका था। अब वो गॉड पर भी बिलीव नहीं करता था। वही टीवी पर भी न्यूज में उन दोनों सनकी भाइयों के बारे में चर्चा हो रही थी। उन्होंने 1988 में भी एक बैंक में रॉबरी की थी। उस वक्त दोनों भाई पकड़े गए थे और जेल में सजा काट रहे थे। पर जेल में दो पुलिस वालों को मारकर यह दोनों उनकी गन लेकर जेल से भाग गए और बाहर आते ही फिर से एक बैंक में रॉबरी की। यहाँ एक इनोसेंट सिविलियन को मारकर वो बैंक में काम कर रही मार्था नाम की औरत को भी सेफ्टी के लिए अपने साथ ले गए। वही दोनों भाइयों ने आज पीटर नाम के एक शॉप ओनर को और अल नाम के एक ऑफिसर को भी मार डाला। सैम और चार्ली ने आज तक 13 लोगों की हत्या की थी, जिसमें 4 रेंजर ऑफिसर, 7 पुलिस ऑफिसर और 2 सिविलियन थे। वही मार्था भी उनके कब्जे में है। न्यूज में चीफ ऑफिसर मार्क भी सबसे कहते हैं कि यह दोनों भाई खतरनाक मुजरिम है और उनके पास हथियार भी है, तो अगर किसी को भी उनकी डिटेल मिले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करना। इससे एक बात तय थी कि दोनों भाई बिना सोचे समझे किसी को भी मार देते थे। वही दूसरी ओर सैम भी खाना लेकर मोटेल रूम आ गया था। वो रिकी से कहता है कि आज रात हम मैक्सिको चले जाएंगे क्योंकि यहाँ रुकना सेफ नहीं। सैम रिकी से कहता है कि मैक्सिको में कार्लोस नाम का मेरा एक दोस्त है, मेरी उससे बात हुई, वो कल हमें मैक्सिको की एक क्लब के बाहर मिलेगा, तो आज हमें बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में कार्लोस की बताई क्लब तक पहुंचना होगा। यहाँ सैम रिकी से पूछता है कि वो बैंक वाली औरत कहाँ पर है, पर रिकी कोई जवाब नहीं देता। सैम कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहां पर मार्था की डेड बॉडी थी। रिकी ने उसे भी मार डाला था। वो सैम से कहता है कि वो औरत यहाँ से भागना चाहती थी। अब यहाँ सैम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे भी पता था कि उसका सनकी भाई झूठ बोल रहा है। उसने बस बिना वजह उस औरत को मार डाला था। उसने इस तरह शॉप ओनर पीटर और पुलिस ऑफिसर को भी मार डाला था। वही मार्था के बगैर वो दोनों अब बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको नहीं जा सकेंगे। यहाँ रिकी की वजह से सैम का पूरा प्लान चौपट हो गया था। फिर भी सैम अपने भाई रिकी के लिए वरीड था क्योंकि दुनिया में रिकी के अलावा उसका कोई नहीं था। सैम रिकी से कहता है कि अगर हम मैक्सिको पहुंच गए तो फिर तुम्हें यह सब खून खराबा बंद करना होगा क्योंकि बैंक रॉबरी से हमारे पास काफी पैसे आ गए हैं और इन पैसों से हम नई शुरुआत करेंगे। दूसरी ओर जैकब अपने दोनों बच्चों के साथ आज उसी मोटल में रुकने वाला था जहां सैम और रिकी भी रुके हुए थे। जैकब अपने बच्चों से कहता है कि आज यहाँ आराम करने के बाद कल हम सब मैक्सिको के लिए रवाना होंगे और घूम फिर कर वापस यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैकब की आरवी वहाँ सैम ने देख ली थी। जैकब, स्कॉट और केली होटल रूम में थे। तभी रिकी दरवाजा खटखटाता है। वो जैकब से कहता है कि क्या आप मुझे थोड़ी बर्फ दे सकते हैं। यहाँ जैकब बर्फ लेने जाता है। उसी वक्त रिकी जैकब पर हमला करता है। यहाँ सैम और रिकी जैकब, स्कॉट और केली को हॉस्टेज बनाकर उनकी ही आरवी से बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको जाना चाहते थे। आखिर वो सब आरवी लेकर मैक्सिको की ओर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ सैम जैकब के पास बैठा हुआ था। वही रिकी जैकब के बेटे स्कॉट और उसकी बेटी केली के पास था। जैकब वरीड था। वो सैम से कहता है कि अभी हाल ही में मेरी वाइफ एक्सीडेंट में मर चुकी है। तुम जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर हमें जाने देना। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तुम चाहो तो मेरी आरवी भी रख सकते हो। यह सुनकर सैम जैकब से कहता है कि तुम बेफिक्र रहो। जैसे ही हम सब मैक्सिको पहुंच जाएंगे और मुझे मेरा फ्रेंड कार्लोस मिल जाएगा, तब तुम आरवी और अपने बच्चे लेकर वहां से निकल जाना। आखिर वो सब बॉर्डर तक पहुंच गए थे और यहाँ जबरदस्त चेकिंग चल रहा था। यहाँ सैम और रिकी जैकब की बेटी केली को लेकर बाथरूम में छिप गए थे। जैकब और स्कॉट ऑफिसर से बात कर रहे थे। वेल, अगर किसी वजह से जैकब से गड़बड़ हो गई तो सैम जैकब की बेटी केली को मार देगा, पर जैकब ने यह सब संभाल लिया था और उन्होंने बॉर्डर आसानी से क्रॉस कर ली थी। वो सब अब मैक्सिको में थे। आखिर वो सब मैक्सिको में सैम के फ्रेंड कार्लोस की बताई क्लब पर आ गए थे। क्लब का नाम ब्लडी ट्विस्टर था, पर उस क्लब का दरवाजा बंद था। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही उस क्लब में जाने की परमिशन थी। बाहर एक बंदा जिसे परमिशन थी उसे ही क्लब में जाने देता था। अब यहाँ सैम उस बंदे के पास आता है। सैम सबको लेकर उस क्लब में जाना चाहता था, पर वो बंदा सैम को मना कर देता है। इससे सैम को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ सैम और रिकी उस बंदे की जबरदस्त धुलाई करते और उन्हें क्लब में आने की
परमिशन नहीं थी, फिर भी वो सब वहां पर आ जाते। सैम क्लब में एक बारटेंडर के पास आकर सबके लिए ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है, पर वो बारटेंडर सैम से कहता है कि सिर्फ क्लब के मेंबर्स को ही यहाँ पर ड्रिंक मिलेगी। बारटेंडर उन्हें अभी क्लब से बाहर चले जाने के लिए कहता है। यहाँ एक हट्टा कट्टा बाउंसर भी सैम को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर जैकब बारटेंडर से कहता है कि प्लीज थोड़ी देर हमें यहाँ पर रहने दे, हम थोड़ी देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। आखिर जैकब की बात सुनकर बारटेंडर उन्हें क्लब में रुकने की परमिशन देता है। क्लब में म्यूजिक लाउड बज रहा था, डांस पार्टी भी चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ सैम और रिकी के जैसे ही बहुत सारे सरफिरे लोग थे। यहाँ सभी लोग एक खूबसूरत डांसर को देखने के लिए आए थे, जिसके चर्चे यहाँ चारों ओर थे। वो डांसर ही इस ब्लडी ट्विस्टर क्लब की शान थी। वही क्लब में सभी लोग उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसका नाम सानिया था। आखिर वहाँ सानिया आती है, जिसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते। सानिया ने अपने जिस्म पर एक पाइथन लपेटा हुआ था। अपने कातिल डांस से वो सबको दीवाना बना रही थी। अब उसी वक्त क्लब के बाहर खड़ा वो बंदा क्लब में आता है। सैम और रिकी ने उसकी धुलाई की थी। वो उस बारटेंडर और बाउंसर को साथ लेकर रिकी और सैम के पास आता है और कहता है कि इन दोनों गधों ने मेरी नाक और उंगलियां तोड़ दी। अब यहाँ रिकी उन्हें गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, पर वो बारटेंडर एक चाकू रिकी की उसी हथेली में घुसा देता है जहाँ उसे पहले से ही गोली लगी थी। अब इससे गुस्से में आकर सैम बाउंसर पर गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देता है। वही रिकी भी उसी चाकू से बारटेंडर पर वार करके उसे भी मार देता है। वो दोनों सबकी ओर गन करके कहते हैं कि अब फिर से हम पर किसी ने हमला किया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ रिकी को काफी चोट लगी थी और उसका खून बह रहा था। उस खून को देखकर डांसर सानिया को कुछ हो रहा था। वो रिकी के घाव की ओर ही देख रही थी। अब यहाँ अचानक सानिया एक खतरनाक वैम्पायर में बदल जाती है। वेल, हमारी खूबसूरत हसीना एक वैम्पायर थी। सानिया वैम्पायर बनकर रिकी पर हमला करती है। सैम भी रिकी को बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसी वक्त सानिया रिकी के गले पर काट लेती है। रिकी भी दर्द के मारे चिल्ला रहा था। सैम गन लोड करके सानिया पर गोली चलाता है। यहाँ रिकी सानिया से तो बच गया था, पर वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। आखिर रिकी सैम के सामने ही दम तोड़ देता है। अब यहाँ से सिचुएशन और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जिस बारटेंडर, बाउंसर और बाहर खड़े शख्स को रिकी और सैम ने खत्म कर दिया था, वो भी वैम्पायर्स थे और वो भी वहां पर खड़े हो जाते। क्लब में सानिया को देखने बहुत सारे लोग आए थे। वो सभी वैम्पायर्स उन लोगों पर भी हमला करते। वो सब क्लब से बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि दरवाजा लॉक कर दिया गया था और दरवाजे के पास क्लब की दूसरी डांसर्स खड़ी थी, जो कि वैम्पायर्स थी। डेट मीन्स ब्लडी ट्विस्टर में काम कर रहे सभी डांसर और सभी एम्प्लॉय वैम्पायर्स थे। और सानिया का डांस भी एक झांसा था, जिससे बाहर के लोगों को इस क्लब में बुलाकर सभी वैम्पायर्स उनके खून से अपनी प्यास बुझा सके। यह सभी डांसर भी खतरनाक वैम्पायर बनकर सब लोगों को अपना शिकार बना रही थी। चारों ओर दहशत फैल चुकी थी और यहाँ ब्लडी ट्विस्टर क्लब सच में चारों ओर ब्लड फैलने लगा था। वैम्पायर्स किसी का सिर काट रहे थे तो किसी का पेट चीर रहे थे। सब जगह हाथ, पैर और शरीर के दूसरे हिस्से इधर उधर बिखरे हुए थे। क्लब के म्यूजिशियन भी वैम्पायर्स थे, जो कि एक इंसान की बॉडी से बने गिटार को बजा रहे थे। जैकब स्कॉट और कैली के साथ क्लब के कोने में छिप गया था और यहाँ सभी वैम्पायर्स इंसानी मांस का मजा ले रहे थे। अब यहाँ एक वैम्पायर कैली को देख लेता है और वो उस पर हमला करता है। यहाँ वो वैम्पायर भी कैली को काटने वाला था, पर तभी कैली अपने गले में पहना हुआ क्रॉस का लॉकेट उस वैम्पायर के मुंह में घुसा देती है। अब उस पवित्र क्रॉस की असर से वो वैम्पायर जलने लगता है। उसका भद्दा चेहरा बुरी तरह से गलने लगा था और आखिर में उसका सिर एक गुब्बारे की तरह फट जाता है। वही क्लब में गैब्रियल नाम का एक बहादुर बंदा भी था। वो क्लब की डांसर को उठाकर नुकीली लकड़ियों पर फेंकता है। ऐसा करके वो क्लब की सभी वैम्पायर डांसर्स खत्म कर देता है। दूसरी ओर रॉबर्ट नाम का शख्स भी पुल टेबल की स्टिक से क्लब के वैम्पायर्स खत्म कर रहा था। वो भी गैब्रियल की तरह बहादुर था। यहाँ वो बारटेंडर भी रॉबर्ट पर हमला करता है, पर रॉबर्ट चालाकी से बारटेंडर पर भी उसी पुल स्टिक से वार करता है। रॉबर्ट ने उस नुकीली लकड़ी से बारटेंडर के दिल को चीर डाला था, जिससे बारटेंडर भी जलकर राख में बदल जाता है।
दूसरी ओर सानिया भी वैम्पायर से इंसानी अवतार में आकर सैम पर हमला करती है। सानिया सैम से कहती है कि तुम्हें मैं तड़पा कर मारूंगी या फिर तुम्हें भी वैम्पायर बनाकर अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। ऐसा कहकर सानिया फिर से वैम्पायर बन जाती है। यह सानिया सैम को भी अपने जैसा वैम्पायर बनाने वाली थी, पर तभी सैम ऊपर एक झूमर पर निशाना लगाता है जिसकी चारों ओर सिल्वर की नुकीली छुरियां थी। वो झूमर सीधा सानिया पर आकर गिरता है, जिसकी सिल्वर नाइफ से सानिया का शरीर जख्मी हो चुका था और यहाँ सानिया भी जलकर राख में बदल जाती है। वेल यहाँ क्लब में मोस्टली वैम्पायर्स मर चुके थे, पर वो बाउंसर अब भी जिंदा था। वो जैकब और सैम की ओर आगे बढ़ रहा था, पर उसी वक्त वहाँ गैब्रियल आ जाता है। गैब्रियल एक छुरे से बाउंसर पर वार करके उसका दिल निकाल लेता है, पर अब भी वो बाउंसर जिंदा था। जैकब और सैम भी उस बाउंसर पर हमला करते हैं, पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। गैब्रियल के पास बारटेंडर का दिल था जो अब भी धड़क रहा था। अब यहाँ रॉबर्ट आकर उस दिल में एक नुकीली लकड़ी घुसा देता है, जिससे वो बाउंसर वहीं पर मारा जाता है। वेल क्लब में ऑलमोस्ट सभी वैम्पायर्स मर चुके थे, पर सैम अपसेट था क्योंकि उसका छोटा भाई रिकी मर चुका था। सैम अपने भाई से माफी मांगता है क्योंकि उसने रिकी से प्रॉमिस किया था कि मैक्सिको आकर वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे और वो रिकी की हिफाजत नहीं कर पाया। पर यहाँ रिकी भी एक खतरनाक वैम्पायर बन जाता है। यहाँ रॉबर्ट नुकीली स्टिक से रिकी पर हमला करने ही वाला था, पर तभी सैम उसे रोक लेता है। सैम कहता है कि मुझे रिकी से पहले बात करने दो, पर सैम भी समझ गया था कि अब उसका भाई रिकी वापस नहीं आएगा और वैम्पायर बनकर मासूम लोगों की जान लेगा। तो सैम भी नुकीली स्टिक रिकी के दिल में घुसा देता है और रिकी भी वहां जलकर मारा जाता है। सैम यह नहीं करना चाहता था, पर वो भी मजबूर था क्योंकि रिकी यह सब लोगों को मार देता। यह सैम भी पास में किए गए सारे गुनाहों के लिए गिल्ट फील कर रहा था। उसका मानना था कि यह उनके बुरे काम की ही सजा थी। वेल अब खतरा टल चुका था और वो सब क्लब का दरवाजा खोलकर आसानी से बाहर जा सकते थे, पर उन्हें वहां कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे क्लब के बाहर ढेर सारे पंछी उड़ रहे हो। वेल ये सब पंछी नहीं पर चमगादड़ थे। वही कैली एक जगह पर खड़ी थी। तभी वहां पर एक वैम्पायर रहता हुआ उसकी ओर आगे बढ़ता है। वैम्पायर कैली को काटने ही जा रहा था, पर तभी वहां रॉबर्ट आ जाता है और वो नुकीली स्टिक उस वैम्पायर के दिल में घुसा देता है। अब यहाँ वो सब नुकीली स्टिक सभी डेड बॉडी में घुसाने लगते, जिससे वो पूरी तरह से सिक्योर हो सके। अब यहाँ रॉबर्ट को दिखाया गया है उसे हाथ पर एक वैम्पायर ने काट लिया था। शायद कैली को बचाते हुए ही उस वैम्पायर ने रॉबर्ट को काट लिया था, पर रॉबर्ट इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। अब यहाँ वो सब जानते थे कि वैम्पायर सिल्वर और लकड़ी के हथियार से आसानी से मरते थे। वही क्रॉस, सनलाइट, हॉली वाटर यह भी वैम्पायर्स मारने के लिए जरूरी थे। सैम भी जैकब से कहता है कि अब हमें आपसी दुश्मनी बुलाकर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा क्योंकि बाहर भी ऐसे खतरनाक वैम्पायर हो सकते हैं। दूसरी ओर रॉबर्ट, जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका था, उसे आवाज सुनाई देती है कि सब लोगों को खत्म कर दो जिससे उसका मांस तुम खा सको। डेट मीन्स रॉबर्ट भी अब जल्दी एक वैम्पायर बन जाएगा। रॉबर्ट के दांत भी वैम्पायर्स के ब्लड सकिंग टीथ बनने लगे थे। वही गैब्रियल भी सब लोगों को कह रहा था कि किस तरह वो सब साथ मिलकर उन खतरनाक वैम्पायर से मुकाबला कर पाएंगे। पर उसी वक्त रॉबर्ट वहां आता है। वो एक वैम्पायर बन चुका था। यहाँ रॉबर्ट अपने पंजे गैब्रियल के शोल्डर पर रखता है और गैब्रियल कुछ समझ सके उससे पहले रॉबर्ट गैब्रियल को काट लेता है। सब लोग रॉबर्ट से गैब्रियल को बचाने की कोशिश करते हैं, पर रॉबर्ट उस दौरान जैकब को भी काट लेता है। रॉबर्ट ने यहाँ अचानक हमला करके सब लोगों की हालत खराब कर दी थी। यहाँ गैब्रियल भी काफी गुस्से में था। वो रॉबर्ट को उठाकर सीधा क्लब के दरवाजे की ओर फेंकता है। अब उसी दरवाजे से क्लब के बाहर उड़ रहे सारे चमगादड़ क्लब में आने लगते। वही गहरे गांव की असर से गैब्रियल भी अब एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका था। चमगादड़ भी यहाँ सब लोगों पर हमला करने वाले थे, तो सैम कैली और स्कॉट को लेकर क्लब में बनाए गए खुफिया तहखाने की ओर भागता है। दरअसल यह वही तहखाना था जहाँ सुबह के वक्त सनलाइट से बचने के लिए सभी वैम्पायर्स आराम करते थे। तहखाने में आकर सैम दरवाजा बंद कर देता है। कैली सैम से कहती है कि मेरे डैड अब भी बाहर है, तो हमें उन्हें बचाना होगा। पर सैम कहता है कि उन्हें वैम्पायर ने काट लिया है, तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे।
अब जैकब को दिखाया गया है जो इस वक्त क्लब के कोने में छिपा हुआ था। अभी वो ठीक था, उसे वहां पर एक बड़ी वुडन स्टिक मिलती है, वही वहां पर एक शॉटगन भी थी। जैकब उस शॉटगन और स्टिक से क्रॉस बनाकर खड़ा हो जाता है। उसे अब गॉड पर यकीन हो गया था। वेल यहाँ क्लब में वो सारे चमगादड़ खतरनाक पिशाच बन गए थे, यानी कि वो भी क्लब में इंसानी मांस खाने के लिए आए थे। यह पिशाच सभी वैम्पायर से पावरफुल थे। वो पिशाच भी जैकब द्वारा बनाए गए उस क्रॉस को देखकर डर रहे थे। अब जैकब इस बात का फायदा उठाकर उसी तहखाने में आ जाता है जहां सैम, स्कॉट और केली थे। जैकब उन्हें कहता है कि मुझे वैम्पायर ने काट लिया है तो मेरा मरना तय है, पर मरने से पहले मैं तुम सबको किसी तरह इस नरक से बाहर निकाल लूंगा। वेल तहखाने में बहुत सारी आइटम और वेपन स्टोर किए गए थे, जिसमें विस्की बोतल थी, कुछ वुडन स्टिक थी और ऐसे कई और जरूरी मटेरियल था जिससे उन पिशाचों को रोका जा सकता था। सब लोग उन लकड़ियों को छीलकर नुकीली धारदार बना देते। वेल यहाँ उन चारों ने अपने हिसाब से जरूरी हथियार ले लिए थे क्योंकि वो ज्यादा देर तक उन पिशाचों को रोक नहीं पाएंगे। जैकब भी स्कॉट और केली से कहता है कि अगर मैं वैम्पायर बन जाऊं तो मुझे खत्म कर देना, क्योंकि उस वक्त मैं किसी को नहीं पहचानूंगा। अब सैम तहखाने का दरवाजा खोलता है। बाहर वो सभी पिशाच खड़े थे। जैकब स्टिक और शॉटगन से क्रॉस बनाकर उन पिशाचों को वहां से दूर कर रहा था। वो सभी पिशाच उन चारों की ओर गुल रहे थे, पर जैकब के उस क्रॉस की वजह से वो आगे नहीं आ सकते थे। वही सैम भी उन पिशाचों पर हमला करता है। केली के पास भी एक क्रॉसबो था जिसमें नुकीली वुडन एरो लगाकर वो पिशाचों को खत्म कर रही थी। वही स्कॉट के पास एक टॉय गन थी जिसमें उसने विस्की भरी हुई थी। वो पिशाचों पर विस्की छिड़क कर आग से उन पिशाचों को जलाकर मार रहा था। वेल यहाँ चारों साथ मिलकर उन पिशाचों को खत्म कर रहे थे। यहाँ रॉबर्ट भी था। वो सैम पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर सैम एक चाबुक से रॉबर्ट पर वार करता है। सैम उस चाबुक से रॉबर्ट का सिर दर्द से अलग कर देता है और केली रॉबर्ट के कटे हुए सिर में वुडन एरो से निशाना लगाती है। अब यहाँ रॉबर्ट भी मर चुका था। वही दूसरी ओर गैब्रियल भी वहां आकर जैकब पर हमला करता है। यहाँ जैकब वो शॉटगन सीधा गैब्रियल की बॉडी में घुसा देता है, जिससे गैब्रियल भी तड़पने लगता है। आखिर में गैब्रियल भी वही गलने लगता है और मारा जाता है। पर जैकब के पास 3 पिशाच आते। वो जैकब पर हमला करने वाले थे, पर अचानक वो तीनों पिशाच वहां से चले जाते। स्कॉट यह सब देख रहा था। वेल यहाँ जैकब भी बदल कर वैम्पायर बन चुका था। वो स्कॉट की ओर आगे बढ़ रहा था। स्कॉट भी अपने डैड को नहीं मारता। अब यहाँ जैकब अपने बेटे स्कॉट को काट लेता है। स्कॉट जैकब पर विस्की छिड़कता है और सीधा जैकब के सिर में गोली चलाकर उसे मार देता है। पर वो पिशाच स्कॉट को भी पकड़ लेते। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि उन सभी पिशाचों ने स्कॉट के पूरे शरीर को नोच डाला था। स्कॉट अपनी सिस्टर केली से कहता है कि प्लीज मुझे खत्म कर दो, मैं पिशाच या वैम्पायर नहीं बनना चाहता। आखिर केली अपने भाई स्कॉट को इस दर्द से छुड़ाने के लिए उस पर गोली चलाती है, जिससे स्कॉट भी वहीं पर मारा जाता है। अब सिर्फ सैम और केली ही बचे थे और उन्हें भी पिशाचों ने घेर लिया था, पर शायद वो दोनों लकी थे क्योंकि सुबह हो गई थी और सनलाइट क्लब में चारों ओर फैलने लगी थी। पर अब भी वो पिशाच उन दोनों पर हमला कर सकते थे। पर उसी वक्त क्लब के बाहर से कुछ लोग गोलियां चलाने लगते, जिससे क्लब में हर जगह छेद होने लगते। अब यहाँ हर जगह सनलाइट आ रही थी। आखिर यहाँ सनलाइट की असर से वो सभी पिशाच जलकर मारे जाते। वही सैम और केली भी क्लब से बाहर आ चुके थे। यहाँ सैम का फ्रेंड कार्लोस आ गया था। वो भी यह सब देखकर हैरान था। उसे भी इन वैम्पायर और पिशाचों के बारे में पता नहीं था। यह क्लब शहर से दूर था, इसीलिए कार्लोस ने सैम को यहाँ पर बुलाया था। सैम कार्लोस को क्लब की सारी हकीकत बताता है कि किस तरह उसका भाई रिकी और केली की पूरी फैमिली खत्म हो गई। यहाँ सैम के पास काफी पैसे थे जो उसने बैंक रॉबरी से हासिल किए थे। सैम केली से भी माफी मांगता है। सैम उन पैसों में से कुछ पैसे केली को देता है और कहता है कि तुम भी नई शुरुआत करना और मेरे बिहेव के लिए मुझे माफ कर देना। केली भी सैम के साथ जाना चाहती थी, पर सैम केली से कहता है कि तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम वापस अपने घर चली जाओ। आखिर सैम भी कार लेकर अपने दोस्त कार्लोस के साथ वहां से चला जाता है और केली भी आरवी लेकर वापस अपने घर की ओर निकलती है। आखिर में हमें दिखाया गया है कि उस ब्लडी ट्विस्टर क्लब के पीछे मिट्टी में धसी हुई एक बहुत बड़ी इमारत थी, यानी कि यह सभी वैम्पायर्स मिट्टी में दफन थे, पर खुद काम के दौरान इस इमारत के जरिए वो सब फिर से जिंदा हो गए। वेल यहीं पर फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी खत्म हो जाती है।
ईयर 1996 में रिलीज हुई फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 62% एंड ऑडियंस स्कोर 76% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।